नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 2 जनवरी 2025 दिन गुरुवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। घने कोहरे के कारण जयपुर से जाने वाली 2 फ्लाइट कैंसिल। विजिबिलिटी कम होने के कारण चंडीगढ़ से आया विमान 30 मिनट तक लैंड नहीं कर पाया। पूरी खबर के बारे में जानने के लिए दोस्तों बने रहिएगा। बताएंगे आपको मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। इसी के साथ ही दोस्तों 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर निकाली गई चेतना की मौत। अचेत अवस्था में कपड़े में लपेट कर निकाले। 170 फीट की गहराई में 10 दिन से फंसी थी। दोस्तों क्या जैसलमेर में फूट पड़ी है पौराणिक सरस्वती नदी। वैज्ञानिकों का दावा 60 लाख साल पुराना पानी निकल रहा है, लेकिन मीठा नहीं है। इसी के साथ ही बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बोले, गहलोत को पराजय बोध है। तंज कसते हुए कहा, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि कारवां कहां लूटा। दोस्तों कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान 3 जनवरी से शुरू। देश भर में रैलियां निकाली जाएगी। 26 जनवरी को अम्बेडकर की जन्मस्थली में समापन होगा। इसी के साथ ही अशोक गहलोत ने कहा, अमित शाह और मोदी ने क्राइम किया है। पीएम मणिपुर जाते तो खून खराबा रुक जाता। उन्होंने जो कहा वो देशवासियों ने किया। ताली और थाली तक बजाई। दोस्तों डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। फसल बीमा का बजट बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए किया। इसी के साथ ही वर्ष 2025 में 31 भर्तियों की 162 परीक्षाएं होगी। आरपीएससी ने जारी किया कैलेंडर। बताएंगे दोस्तों आपको आखिर कब कौन सा पेपर होगा। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। घने कोहरे के कारण जयपुर से जाने वाली 2 फ्लाइट कैंसिल। विजिबिलिटी कम होने के कारण चंडीगढ़ से आया विमान 30 मिनट तक लैंड नहीं कर पाया। देखिए दोस्तों, घने कोहरे के कारण जयपुर से पुणे और अहमदाबाद जाने वाली 2 फ्लाइट को बीते दिन सुबह कैंसिल कर दिया गया था। वहीं विजिबिलिटी कम होने के कारण चंडीगढ़ से जयपुर आई फ्लाइट करीब आधा घंटे तक आसमान में रही। घने कोहरे के कारण वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड भी नहीं कर पा रही थी। इधर दोस्तों राजस्थान में कोहरे और शीतलहर यानी कोल्ड वेव से कड़ाके की सर्दी और ज्यादा हो गई है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर में दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज हुआ है। पूरे दिन घना कोहरा रहने और सर्द हवा चलने से इन शहरों में दिन में भी रात जैसी सर्दी रही। हालांकि मौसम विशेषज्ञों ने देश के शहरों में शीतलहर का हल्का प्रभाव रहने की आशंका जताई है। वहीं आज यानी 2 जनवरी से इस कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आसमान साफ होगा, धूप खिलेगी और शीतलहर भी चलनी कम हो जाएगी। बीकानेर पूर्व राज परिवार की राज्यश्री बोली, सिद्धि ने हमें रोकने के लिए बाउंसर लगाए। जूनागढ़ के अंदर जाने से रोकना चाहती है। ट्रस्ट पर देवस्थान विभाग ने दिया नया फैसला। देखिए बीकानेर के पूर्व राजघराने के बीच चल रहा संपत्ति विवाद गहरा गया है। बीकानेर पूर्व की विधायक और परिवार की सदस्य सिद्धि कुमारी पर उनकी बुआ राज्यश्री कुमारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमें रोकने के लिए सिद्धि कुमारी ने पारिवारिक संपत्ति जूनागढ़ और लालगढ़ के आगे बाउंसर खड़े किए हैं ताकि हम अंदर न जा सके। राज्यश्री कुमारी ने कहा कि जब से मेरी माता सुशीला देवी का निधन हुआ है तब से सिद्धि कुमारी मुझे परेशान कर रही है। मेरे खिलाफ पुलिस थानों में झूठे मामले तक दर्ज करवा दिए। जूनियर स्टाफ के खिलाफ भी मामले दर्ज करवा दिए हैं। इधर बीकानेर के पूर्व राजघराने के संपत्ति विवाद को लेकर बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी को बड़ा झटका लग गया। कुछ समय पहले देवस्थान विभाग ने आदेश दिया था कि बीकानेर के पूर्व राज परिवार के 5 ट्रस्टों की ट्रस्टी सिद्धि कुमारी है। इस आदेश के खिलाफ अपील के बाद विभाग ने अपना फैसला बदल दिया। अशोक गहलोत बोले, अमित शाह और मोदी ने क्राइम किया है। पीएम मणिपुर जाते तो खून खराबा रुक जाता। उन्होंने जो कहा वो देशवासियों ने किया। ताली और थाली भी बजाई। देखिए मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह के माफी मांगने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। आपने एक स्टेट को इग्नोर ही कर दिया जैसे वो भारत का हिस्सा ही न हो। इसको हम क्या कहेंगे। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं। नए साल में माफी मांग कर पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। जब उनसे संभल नहीं रहा था तो उनको पहले खुद को इस्तीफा दे देना चाहिए था। गहलोत ने बीते दिन अपने जयपुर स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस घटना को मैं मामूली नहीं मानता। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था। मोदी भी वहाँ नहीं जाने के लिए अड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री को बड़ा दिल रखना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष इसकी मांग कर रहे हैं। अगर मांग भी न करते तो भी जाना चाहिए था। वहीं गहलोत ने कहा कि गृह मंत्री 2-3 बार जाकर आए, लेकिन प्रधानमंत्री जाते प्रधानमंत्री का अलग प्रभाव होता है। प्रधानमंत्री ने देश में ताली और थाली तक बजवा दी। प्रधानमंत्री ने जो भी कहा वो देशवासियों ने किया। इसके मायने क्या हुए। प्रधानमंत्री अगर खुद मणिपुर जाते तो हो सकता है उनकी बात पर विश्वास करके दोनों समुदायों में खून खराबा रुक जाता। ये 6 महीने में खत्म हो जाता। 10 दिन बाद बोरवेल से बाहर आई चेतना की मौत। अचेत अवस्था में कपड़े में लपेट कर निकाला। 170 फीट गहराई में फंसी थी।
देखिए दोस्तों, कोटपुतली में बोरवेल में फंसी चेतना चौधरी, जिसकी उम्र 3 साल की थी, उसको 170 फीट की गहराई से 10 दिन बाद बीते दिन बाहर निकाल लिया गया। हालांकि दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल के समानांतर एक सुरंग खोदकर बच्ची को बाहर निकाला। एनडीआरएफ राजस्थान के चीफ योगेश मीणा ने कहा कि बच्ची को अचेत अवस्था में निकाला गया। जब उसे निकाला गया तब शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी। बुधवार शाम 6:25 पर 3 साल की चेतना को बोरवेल से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ के जवान महावीर जाट सफेद कपड़े में लपेटकर चेतना को बाहर लेकर आए। इसके तुरंत बाद चेतना को एम्बुलेंस से कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर्स की टीम ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। चेतना 23 दिसंबर को कीरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। इससे पहले भी उसे निकालने की 5 से ज्यादा कोशिशें फेल हुई थी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। बोरवेल में फंसी चेतना करीब 8 दिन से कोई मूवमेंट भी नहीं कर रही थी। क्या जैसलमेर में फूट पड़ी है पौराणिक सरस्वती नदी? वैज्ञानिकों का दावा 60 लाख साल पुराना पानी निकल रहा है, लेकिन मीठा नहीं है। देखिए दोस्तों, 28 दिसंबर जैसलमेर की मोहनगढ़ तहसील का चक 27 बीड़ी गांव स्थानीय निवासी विक्रम सिंह के खेत में ट्यूबवेल खोदा जा रहा था। अचानक जमीन के अंदर से जलधारा फूट पड़ी। देखते ही देखते खेत और उसके आसपास का इलाका जलमग्न हो गया। वहां खड़ी बोरिंग मशीन और ट्रक जमीन में समा गए। प्रशासन को 500 मीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को वहां से हटाना तक पड़ गया था। दोस्तों, इस घटना के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं, जैसे कि जल संकट वाले जैसलमेर में इतना पानी आखिर आया कहां से। इसके अलावा एक और सवाल उठ रहा है कि 5000 साल पहले तक इस क्षेत्र से सरस्वती नदी निकलती थी। क्या ये उसका पानी है जो निकल रहा है वो पीने लायक है? तो इसी बारे में जब भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण दास इणखिया से पूछा गया क्या ट्यूबवेल से निकल रहा पानी सरस्वती नदी का है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरस्वती नदी का इतिहास 5000 साल पुराना है। वहीं ट्यूबवेल से निकल रहे पानी की हिस्ट्री करीब 60 लाख साल पुरानी है। ये पानी खारा भी है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पानी 60 लाख साल पुराना है, आखिर ये दावा किस आधार पर किया जा रहा है? तो दोस्तों, ट्यूबवेल से पानी के साथ काफी मात्रा में सफेद रंग की रेत भी बाहर आई है। ये रेत टर्सरी काल की है, जिसकी जमीन में हिस्ट्री करीब 60 लाख साल पुरानी है। इसके नीचे दबा पानी भी इतना ही पुराना है। इस पानी और मिट्टी की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए आईआईटी जोधपुर के विशेषज्ञों को बुलाया गया है। उन्होंने इसके सैंपल भी दिए हैं। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल बोले, गहलोत को पराजय बोध तंज कसते हुए कहा, तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि कारवा कहां लूटा। देखिए दोस्तों, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत पर मैं बोलूं अच्छा नहीं लगता। जनता उनको पहले ही बता चुकी है कि उन्होंने कितनी मेहनत, निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ सरकार चलाई थी। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत को विचार करना चाहिए कि उनकी सरकार जनता की नजर में फेल साबित क्यों हुई है। वहीं राधा मोहन दास अग्रवाल ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि तू इधर उधर की बात न कर, तू बता कि कारवां कहां लूटा। राजस्थान की बात करो और बताओ कि तुम क्यों हारे और उस हार से तुमने क्या सबक लिया। मणिपुर तो बहुत दूर है। दरअसल अशोक गहलोत ने मणिपुर हिंसा पर वहां के मुख्यमंत्री द्वारा माफी मांगने पर कहा था कि जनता उनकी माफी को स्वीकार नहीं करेगी। इस खबर के बारे में दोस्तों मैं आपको दूसरी खबर में विस्तार से बता चुका हूँ। कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान कल यानी 3 जनवरी से शुरू। देश भर में रैलियां निकाली जाएगी। 26 जनवरी को अम्बेडकर की जन्मस्थली में समापन होगा। देखिए दोस्तों, कांग्रेस कल यानी 3 जनवरी से देश भर में जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान शुरू करेगी। अभियान का समापन 26 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत और संविधान को बचाने के लिए हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां की जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो अभियान 26 जनवरी के बाद भी जारी रहेगा। अप्रैल 2025 में गुजरात में एआईसीसी का सेशन आयोजित किया जाएगा। आरएसएस मुखपत्र में लिखा, स्वार्थ के लिए मंदिर का प्रचार करना गलत है, इसे राजनीति का हथियार न बनाए। भागवत ने कहा था, मंदिर और मस्जिद विवाद सही नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने मंदिर और मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है। पांचजन्य ने संपादकीय में लिखा कि कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए मंदिरों का प्रचार कर रहे हैं और खुद को हिंदू विचारक के रूप में पेश कर रहे हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर ने संपादकीय मंदिरों पर ये कैसा दंगल में लिखा कि मंदिरों का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भागवत का बयान गहरी दृष्टि और सामाजिक विवेक का आह्वान है। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 19 दिसंबर को पुणे में कहा था कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इस तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है। इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? भारत को दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हालांकि आरएसएस के अंग्रेजी मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने मोहन भागवत से अलग राय रखी थी। पत्रिका ने इसे ऐतिहासिक सच जानने और सभ्यतागत न्याय की लड़ाई कहा था।
उदयपुर में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अजमेर डिस्कॉम लाया नई बिलिंग सुविधा। देखिए दोस्तों, अजमेर डिस्कॉम में नए साल में बीते दिन से स्पॉट बिलिंग सुविधा शुरू हो चुकी है। इसको लेकर पुराने सिस्टम के डेटा मंगलवार रात को बंद करवा दिए गए और नई व्यवस्था पर काम भी शुरू हो गया था। नई व्यवस्था के तहत बिल 2 महीने के बजाय हर महीने मिलने लगेगा। वहीं बिल को दफ्तर में जाकर जमा कराने के बजाय ऑन दी स्पॉट ही जमा किया जा सकेगा। अजमेर डिस्कॉम प्रबंधन की ओर से इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नई व्यवस्था के बाद स्पॉट बिलिंग मशीन के जरिए हर महीने कर्मचारी ऑन स्पॉट मीटर रीडिंग और फोटो मशीन की सहायता से तुरंत बिजली का बिल बनाएंगे और डाउनलोड कर उपभोक्ताओं को सौंपेंगे। इसके बाद उपभोक्ता चाहे तो हाथों हाथ ऑनलाइन बिल भी चुका सकते हैं, नहीं तो अगले 10 दिनों में विभाग के कैश काउंटर पर जाकर जमा करवा सकते हैं। डिस्कॉम ने फिलहाल ये व्यवस्था घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए लागू की है, जबकि कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह ही 2 महीने में ही बिल थमाए जाएंगे। महाकुंभ में कॉटेज या टेंट बुकिंग ऑफर से रहे दोस्तों सावधान, फर्जी वेबसाइट चलाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जाने की योजना बना रहे हैं और आप वहां रुकने के लिए टेंट, होटल या कॉटेज आदि की बुकिंग के लिए वेबसाइट सर्च कर रहे हैं तो दोस्तों सावधान हो जाइए, आप भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। जी हां, महाकुंभ 2025 के शुरू होने से पहले ही साइबर ठग एक्टिव हो चुके हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक महाकुंभ चलने वाला है। इस दौरान दुनिया भर से 40 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं का प्रदर्शन होगा। राज्य से भी लाखों लोग यहाँ स्नान करने के लिए जाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारियों के बीच साइबर अपराधियों ने होटल, लॉन्ज, टेंट या कॉटेज आदि की बुकिंग के लिए फर्जी वेबसाइट्स का जाल श्रद्धालुओं को ठगने के लिए इंटरनेट पर फैला दिया है। पिछले दिनों प्रयागराज के साइबर थाने की पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 लैपटॉप, 6 मोबाइल और 6 ATM कार्ड बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि ये अपराधी महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइट्स बनाकर श्रद्धालुओं से ठगी कर रहे थे। ये अपराधी महाकुंभ के नाम पर भोले भाले श्रद्धालुओं को सस्ते बुकिंग ऑफर देकर ठगते हैं। श्रद्धालुओं के ठहरने, VIP स्नान और दर्शन जैसी सुविधाओं का लालच देकर जाल में फंसाया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय, राजस्थान पुलिस और प्रयागराज साइबर पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि बुकिंग करते समय आधिकारिक वेबसाइट्स का ही उपयोग करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचे। साइबर अपराध की शिकायत तुरंत 1930 या फिर cybercrime.gov.in पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर कुछ फर्जी वेबसाइट्स की सूची देख सकते हैं। इनमें से किसी भी साइट पर जाकर दोस्तों आप रिजर्वेशन बिल्कुल भी ना करवाएं, वरना आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन सभी वेबसाइट्स का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जयपुर में घूमने निकले अक्षय कुमार को भीड़ ने घेरा, 20 मिनट तक काले पर्दे लगी गाड़ी में बैठे रहे। पत्नी और बच्चों ने देखा आमेर महल। देखिए दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ जयपुर के आमेर महल घूमने पहुंचे थे। जैसे ही उनके फैंस को इस बारे में पता चला तो भीड़ ने उनको घेर लिया। इस दौरान वो करीब 20 मिनट तक गाड़ी में ही बैठे रहे और 20 मिनट के बाद बिना आमेर महल देखे लौट गए। दरअसल अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना और बच्चों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जयपुर आए थे। इसी के बाद ही वो राजस्थान घूमने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि उन्हें वापस ही लौटना पड़ गया था। नए साल पर सांवलिया जी मंदिर में पहुंचे लाखों श्रद्धालु। रात 2:30 बजे खुला सालासर धाम। CM ने डीग के श्रीनाथ जी मंदिर में की पूजा अर्चना। देखिए दोस्तों, नए साल पर राजस्थान के मंदिरों में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सीकर के खाटू श्याम जी, जीर्ण माता मंदिर, चूरू के सालासर बालाजी, दौसा के मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर के गोविंद देव जी, मोती डूंगरी स्थित गणेश जी आदि मंदिरों में दर्शन के लिए भक्त लाइन में लगे रहे। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए। इससे पहले 31 दिसंबर की रात जमकर आतिशबाजी हुई और रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। देर रात तक लोग जश्न में डूबे रहे। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा ने भी नव वर्ष पर डीग में मुकुट, मुखारविंद और श्रीनाथ जी के मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से पुंछरी का लौटा पहुंचे थे। यहाँ से वे श्रीनाथ जी मंदिर गए। रात को मंदिर के गेस्ट हाउस में ही मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम किया था। बीते दिन सुबह डीग के श्रीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती में वो शामिल हुए। जोधपुर में प्रभा गोलिया फाउंडेशन न्यूयॉर्क की पहल 18 करोड़ की MRI मशीन भेंट की तो ओंसिया में 2 करोड़ 25 लाख में बिल्डिंग बनवाई। देखिए दोस्तों, कनक प्रभा गोलिया फाउंडेशन न्यूयॉर्क ने श्री नाकोड़ा पारस भैरव अक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग कर जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में 18 करोड़ की MRI मशीन लगवाई है। इस मशीन का उद्घाटन आज यानी 2 जनवरी को होगा। इतने नहीं दोस्तों, भामा साहब परिवार ने ओंसिया में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए संचालित स्कूल में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बिल्डिंग विस्तार सहित अन्य कार्य भी करवाए हैं। इस नवनिर्मित बिल्डिंग का उद्घाटन कल यानी 3 जनवरी को ओंसिया में किया जाएगा। इलाज करवाकर वापस जोधपुर लौटा आसाराम। एयरपोर्ट से सीधे सेंट्रल जेल ले गए। पेरोल के बाद 17 दिन के एक्सटेंशन पर था।
देखिए, जोधपुर सेंट्रल जेल में बलात्कार के रेप में आजीवन सजा काट रहा आसाराम दूसरी बार महाराष्ट्र के पुणे से लौटा है। वो बीते दिन मुंबई की फ्लाइट से आया और एयरपोर्ट से सीधा सेंट्रल जेल गया। आसाराम के समर्थक एयरपोर्ट पर भी नजर आए। बता दें कि आसाराम 18 दिसंबर को जोधपुर से मुंबई की फ्लाइट में महाराष्ट्र के लिए रवाना हुआ था। आसाराम को हाईकोर्ट से दूसरी बार महाराष्ट्र जाकर इलाज करवाने की अनुमति मिली थी। आसाराम को 1 महीने की पेरोल के बाद उसे 17 दिन की एक्सटेंशन मिली थी, जिसमें 2 दिन महाराष्ट्र पहुंचने और 15 दिन इलाज करवाने के थे। हालांकि आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अनुरोध किया गया था कि वो यात्रा के लिए असहज है, इसलिए उसे 2 सप्ताह की मोहलत दी जाए। लेकिन इस एप्लीकेशन की सुनवाई का नंबर आने से पहले वाले ऑर्डर के अनुसार समय निकल रहा था। इसके चलते आसाराम 18 दिसंबर को महाराष्ट्र गया और अब 14 दिन बाद उसे लौटना पड़ा है। पाली में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का उद्घाटन। महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं, कॉलेज और स्कूलों के पास करेंगी गश्त। देखिए दोस्तों, पाली जिले में नववर्ष के मौके पर बीते दिन कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का उद्घाटन डीआईजी प्रदीप मोहन शर्मा, एसपी चुनाराम जाट ने हरी झंडी दिखाकर किया। 10 स्कूटी पाली पुलिस को मिली है। प्रशिक्षण प्राप्त महिला कांस्टेबल शहर के कॉलेज स्कूलों के पास गश्त करेगी, ताकि महिलाओं और बालिकाओं से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तुरंत अमल में लाई जा सके। बता दें कि महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया। इसके साथ ही पुलिस के राजकोप सिटीजन ऐप में भी महिला सुरक्षा को लेकर नया फीचर ऐड किया गया, जिसकी जानकारी पाली पुलिस कॉलेजों स्कूलों में जाकर दे रही है और करीब 5000 महिलाओं और युवतियों को राजकोप सिटीजन ऐप मोबाइल में अपलोड भी करवाया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस को मिले इंटरसेप्टर वाहन का उद्घाटन भी किया गया। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग 1350 रुपए में मिलता रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। फसल बीमा का बजट बढ़ाकर 69,516 करोड़ किया। देखिए, केंद्र सरकार ने साल के पहले दिन किसानों के लिए बड़े फैसले लिए। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही फर्टिलाइजर पर सब्सिडी जारी रहेगी। डीएपी खाद का 50 किलोग्राम का बैग पहले की तरह 1350 रुपए का मिलता रहेगा। वहीं कैबिनेट ने डीएपी खाद बनाने वाली कंपनियों को 3850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का ऐलान किया है। फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाकर 69,516 करोड़ रुपए कर दिया गया। फसल बीमा न देने पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए 824.77 करोड़ रुपए के बजट का भी आवंटन किया है। वर्ष 2025 में 31 भर्तियों की 162 परीक्षाएं। आरपीएससी ने जारी किया कैलेंडर। जाने दोस्तों कब कौन सा पेपर होगा। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जनवरी से दिसंबर 2025 तक होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आरएएस प्री 2024 परीक्षा 2 फरवरी और आरएएस मेंस परीक्षा 17 और 18 जून को होगी। इस साल 31 भर्तियों की 162 परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। श्री रामनिवास मेहता ने बताया कि कैलेंडर जारी करने से अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की तैयारी करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आयोग के अनुसार कौन कौन सी परीक्षाएं किस तिथि पर होगी। उन परीक्षाओं का दोस्तों कैलेंडर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। राजस्थान में नए जिले रद्द होने से शिक्षकों का बदला भूगोल। 88,000 टीचर के तबादलों पर लटकी तलवार। देखिए, कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में अब आधा शिक्षा स्तर बीत जाने के बाद ही शिक्षकों का पदस्थापन किया जाएगा। हालांकि उन शिक्षकों के सामने ये संकट खड़ा हो गया जिन्होंने अपने गृह जिलों में आने के लिए चयन परीक्षा दी थी। उनका चयन भी हो गया, लेकिन अब सरकार ने प्रदेश के 9 जिलों को ही समाप्त कर दिया है। ऐसे में चयनित शिक्षकों के घर आने का भूगोल ही बदल गया। चयनित शिक्षकों के जनवरी में पदस्थापन आदेश जारी होने की संभावना है। प्रदेश के 3,737 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए 88,000 शिक्षकों ने चयन परीक्षा दी थी। सबसे ज्यादा संख्या तृतीय श्रेणी शिक्षकों की थी, जिनके तबादले लंबे समय से नहीं हो रहे हैं। इस रास्ते से उन्हें गृह या आसपास पदस्थापन मिलने की आस थी, लेकिन एक बार फिर से उनके गृह जिले में जाने की उम्मीदों पर सरकार ने नवगठित जिलों की संख्या कम करके पानी फेर दिया। परीक्षा में 30,000 शिक्षकों का चयन किया गया था। चयन के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य था। जिस समय चयन परीक्षा के लिए आवेदन मांगे गए थे उस समय प्रदेश में 50 जिले थे। लिहाजा गृह जिलों में आने के लिए भी शिक्षकों ने आवेदन कर दिए थे। जब पदस्थापन देने का समय आया तो राज्य में 9 जिलों को ही समाप्त कर दिया गया। खत्म किए गए जिलों में आने के इच्छुक उन शिक्षकों का चयन किस आधार पर किस जिले में किया जाएगा, इसके लिए अब तक कोई रास्ता भी नहीं निकाला गया। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि पदस्थापन देने से पहले विधिक राय ली जाएगी, ताकि बाद में कोई शिक्षक अदालत की शरण में न चला जाए। तैयार है सबसे बड़ी वाटर टनल। इसकी लंबाई जानकर रह जाएंगे हैरान।
देखिए दोस्तों, परवन वृद्ध बहुउद्देशीय परियोजना में दाई मुख्य नहर के लिए बनाई गई देश की सबसे बड़ी वाटर टनल की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस वाटर टनल की लंबाई 8.75 किलोमीटर की है। इस टनल से दाई मुख्य नहर निकलेगी, जिससे 12 जिले में करीब 90 किलोमीटर एरिया में सिंचाई हो सकेगी। फिलहाल बांध के 5 गेट तैयार हो चुके हैं, जबकि अन्य का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परवन बांध 38 मीटर ऊंचा है, 490 मिलियन घन अक्षमता का है। हाड़ौती के 3 जिले झालावाड़, बारा और कोटा के लिए महत्वाकांक्षी परवन वृद्ध बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत अकावद कला में परवन नदी पर बांध का काम द्रुत गति से चल रहा है। वहीं इस परियोजना में दाई मुख्य नहर के लिए बनाई गई देश की सबसे बड़ी वाटर टनल की खुदाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। इस वाटर टनल की लंबाई 8.75 किलोमीटर है। इसी टनल से दाई मुख्य नहर निकलेगी, जिससे 12 जिले में करीब 90 किलोमीटर एरिया में सिंचाई हो सकेगी। फिलहाल बांध के 5 गेट तैयार हो चुके, जबकि अन्य का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार परवन बांध में 15 ओवरफ्लो, 6 नॉन ओवरफ्लो, कुल 21 ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉक का खुदाई कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बांध का अधिकांश निर्माण कार्य फरवरी 2025 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इससे पहले ये कार्य जून 2024 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था। परवन बांध में 15 ओवरफ्लो ब्लॉक हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है, जबकि बांध गैलरी का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।